जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima sir. Thank you so much. तार साहब, आज इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान के अंदर कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाया गया कल, और भारत ने कश्मीर के लिए 14 अरब डॉलर का बजट जो है वो मुख्तस किया है। तार साहब, ज़रा इस पे कमेंट कीजिएगा कि हमारी जो सरकार की जो प्रायोरिटी है वो यही है कि आप नारे मारें, तकरीरें करें, और कश्मीरी सारे जो हैं वो आ रहे हैं इधर इस्लामाबाद रावलपिंडी में नौकरियों के लिए, और वहाँ पे कोई ना हम उसको टूरिज़्म के लिए दुनिया को प्रोजेक्ट कर सकें। इंडिया ने तो G20 के लिए कोशिश की, जबकि इंडिया आज के दिन ही इतना बड़ा बजट दे रहा है क्योंकि उनको पता था पाकिस्तान ये मना रहा है। तो दो डिफरेंट किस्म के नैरेटिव वो क्राफ्ट करना चाहते थे, एक पाकिस्तान ने किया, एक उन्होंने किया। दैट्स साहब, हाउ डू यू सी दिस, ये जो डिफरेंस है दोनों मुल्कों को कश्मीर को लेकर के? चीमा साहब, मैं आज कोशिश करूंगा कि इस कश्मीर के दोनों प्रॉस्पेक्ट, दोनों जो है वो सिचुएशन सामने रखूं। कश्मीर, भारतीय कश्मीर जो और पाकिस्तानी कश्मीर, और उसके बाद जो सुनने वाले हैं वो खुद उसका तज्जिया करें कि आगे आने वाले दिनों में क्या होगा। मैं समझता हूं कि आई एम नो बॉडी टू टेक द पोजीशन इन देयर। अब उसमें ये जो आपने सॉलिडेरिटी डे, यौम यकजहती मनाते हैं, ये कब शुरू हुआ? 1990 में काजी हुसैन अहमद जो जमात इस्लामी के थे, उन्होंने इसका आगाज किया था। फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने 1991 में इसको एक जो अगली शक्ल दे दी उसको, जिस पे आज आप आते हैं, आप तकरीरें करते हैं, इस्लामाबाद में एक आध पोस्टर लग जाता है। मेरा ये क्वेश्चन है ये आपसे कि आप अगर पाकिस्तान के लिए सीरियस नहीं है तो कश्मीर के लिए किस तरह सीरियस होंगे आप? अगर आप पाकिस्तान को कुछ नहीं दे सकते तो कश्मीर को क्या देंगे आप? और उसमें मेरी जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि सिर्फ सरकारी खर्चे पे सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर एक जलसा करके दो चार तकरीरें कर देना, उसके बाद एक सड़क का नाम श्रीनगर रख देना, फिर उसके बाद ये कह देना कि आप 5 मिनट के लिए खामोशी इख्तियार कर रहे हैं, इससे आप क्या ऑब्जेक्टिव हासिल कर सकते हैं? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। आप तकरीरों से आगे कहीं नहीं जा सके, ना सिर्फ कश्मीर के हवाले से, किसी पाकिस्तान की किसी भी चीज के लिए। मैं जिस तरह अर्ज करना चाहता हूं कि मैं खुद एक विक्टिम हूं पीटीआई का। उन्होंने करोड़ों के जाबों के वादे किए थे। कश्मीर क्या, उन्होंने आके यूनाइटेड नेशंस में नाम लिया था। कितने सीरियस थे वो खुद? सुबह फैसला उन्होंने किया था कि हम भारत के साथ हम अपना ट्रेड शुरू करेंगे, शाम को ही मेड द रिवर्स। बल्कि उनके बारे में तो ये भी था कि मैं आज एक और चीज देख रहा था कि वो उनके नईमुल हक साहब जो थे, उनके बड़े साथी थे, और मैडम मजारी थी उनकी बहुत बड़ी सपोर्टर थी। वो उनको यही एतराज थे कि वो कहते थे हम सारा दिन बैठ के कंसेंसस करते थे, मशवरे करते थे, लड़ लड़ के चीजें डिसाइड करते थे। रात गुजर के जब सुबह होती थी तो अंदर से मैडम पीरनी जो है वो अपना काम दिखा देती थी, तो कुछ भी नहीं कर पाती। तो इस तरह तो नहीं ना ये मुल्क चलते जिस तरह आपने चलाया है। बल्कि मैं इस पे ये भी मेंशन करना चाहूंगा कि आप कश्मीर या दूसरी चीजें की तो आप क्या इनका करेंगे? मैडम जो आपकी मजारी हैं, उन्होंने कहा कि एक दफा मीटिंग में बैठे थे, कैबिनेट की मीटिंग थी, पीछे से एक इनका घरेलू मुलाजिम आया, काले रंग की एक फाइल लेकर आया। इमरान खान साहब के कान में उसने कुछ कहा और खान साहब ने उस फाइल के अंदर हाथ रखा, आंखें बंद करके फिर हाथ वापस निकाल लिया, तो वो फाइल लेके चला गया। तो वो मैडम मजारी जो खुद पीएचडी, बहुत बड़ी अच्छी राइटर रही है मुस्लिम अखबार के अंदर, मैं आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड बाय हर। उन्होंने उस पे बड़ा एहतजाज किया, उन्होंने कहा दिस इज हाउ यू रन द कंट्री, कि समबडी सिटिंग इनसाइड इज मेकिंग। और अब अंदर बैठी है वो खातून जो है वो सारे पाकिस्तान के डिसीजन कर रही है, और साथ उनके मुर्शद कौन बने हुए हैं? वो आपके जो इंटेलिजेंस एजेंसियों वाले उनको रिपोर्टिंग दे रहे हैं, और वो सारा कुछ अटॉमिक पावर इस तरह चलाई है आपने 3.5 साल। तो आप आज बातें कर रहे हैं आप कश्मीर पे सॉलिडारिटी डे है आपका। चले कोई नहीं, खैर कौन सा एक मसला है। आज डेरा इस्माइल के अंदर आपके 10 बल्कि दहशतगर्द आए हैं, उन्होंने हैवी आर्म्स के साथ अटैक किया है और उस थाने के ऊपर कब्जा करके पहले बैठे रहे और फिर जाती दफा 10 पुलिस वालों को मार के चले गए। मैं कश्मीरी डे के साथ उसको अटैच नहीं करूंगा, एक चीज के साथ अटैच जरूर करूंगा। आप बार बार ओवरसीज पाकिस्तानी को और दुनिया को कहते हैं यहाँ पैसा लेकर आए, यहाँ इन्वेस्टमेंट में करें, आगे यहाँ इंडस्ट्री चलाएं आप। इन सर्कमस्टांसेस में कौन जाएगा वहां पे? दूसरा, आगे मैं इस पे मजीद आगे जाना चाहूंगा। आज इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने $14 बिलियन का बजट का कश्मीर का दिया, $14 बिलियन।
और आपके लिए इतना नर्ज है कि आप $3 बिलियन के लिए IMF के सामने फ्लैट हो जाते हैं। इस पे मैं इस पे और दूसरा खासकर मैं ये बताना चाहूंगा कि वहां पे क्या क्या वंडर हो रहे हैं। मैं जो दुबई वाले हैं, अलामार ग्रुप जो उनका है, वहां पे वो माल ऑफ कश्मीर बना रहा है, $60 मिलियन के इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं। उसके बाद जो वहां पे उन्होंने ब्रिज बनाया है जिसका नाम चिनाब ब्रिज है, 2024 में खुलेगा इसी साल। रेलवे का ऊंचा तरीन ब्रिज होगा, चिनाब से 359 मीटर्स हाई है और 29 मीटर्स हायर देन द एफिल टावर ऑफ पेरिस। और फिर उसके बाद मैं ये जो उन्होंने 14.16 बिलियन का जो बजट दिया है, जब ये पैसा कश्मीर में लगेगा तो बॉर्डर के इस साइड वाले कश्मीरी क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे? मैं फैसला आप पे ही छोड़ना चाहता हूं। और उसके बाद जिस तरह मैं और एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि जो यूनियन टेरिटरीज की इकोनॉमी की फोरकास्ट जो उन्होंने की है 10% ग्रोथ की 10% ग्रोथ उनकी यूनियन टेरिटरी। उसको आप किस तरह करेंगे? आपकी इस वक्त 38% इन्फ्लेशन है ओवरऑल सारे पाकिस्तान के अंदर। बैरूनी कर्जे आपके 126 बिलियन डॉलर के कर्जे आपने देने। आपकी जीडीपी पर कैपिटा $1400 है और ग्लोबल एवरेज जो है $10,589 है। डिफरेंस जरा देखें आप। किसी के मुंह से कोई निकल रही है बात कि किस तरह ये ठीक करना है सारा कुछ। और आज जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे, किसी सियासी पार्टी ने आज कश्मीर का नाम नहीं लिया अपने जलसों में, और कल आखिरी दिन है इलेक्शनों का। अपने मैंडेट के अंदर इन्होंने 370 की धारा की बात की है इन्होंने, लेकिन आज तकरीरों में क्यों नहीं शामिल किया? क्या वजह है? और उसके बाद बल्कि एक और बात मैं भूल गया, कश्मीर के अंदर आज मैं, क्योंकि आप सॉलिडेरिटी डे मना रहे थे तो इस पे मैं कुछ एक दो आर्टिकल पढ़े। हर बूढ़े बंदे को 1000 से 1500 रुपया हर बूढ़े बंदे को दिया जाता है कश्मीर के अंदर। और उसके बाद जो जब इन्होंने 370 की धारा की थी, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज के जरिए 53 प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस कराए गए थे जिनकी 58 करोड़ वैल्यू थी उस वक्त जो कश्मीर के अंदर उन्होंने किया था। और इस वक्त मेरा मकसद है कि 230 करोड़ जीडीपी के ऊपर खर्चा करेगा भारत। और वो सिर्फ वही नहीं कर रहे हैं, आप उनकी वैसे ग्रोथ देखें, जिस तरीके से वो एयरपोर्ट बना रहे हैं, हाईवेज बना रहे हैं। कभी इसी तरह अमेरिका में बनी थी जब इनकी तरक्की का तारा चढ़ रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यहाँ पे भी इन्होंने 1960s में, इनकी तरक्की का सीक्रेट यही था कि हर शहर के साथ सी पोर्ट थी और फिर इन्होंने सड़कों का जाल बिछाया था, जिसके बाद जो आज तक एंजॉय, आज से कुछ साल पहले तक ये कर रहे थे, अब तो नहीं कर रहे। अब तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिपलिंग कर रहा है। आज तो अगर देखा जाए, आज सुबह 60 मिनट्स के ऊपर मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी है जो कि इन्होंने बताया कि किस तरीके से मिडिल क्लास चाइनीज यहाँ पे आ रहे हैं। पता नहीं वो करने क्या आ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप वो तो यही कहते हैं कि शायद अमेरिका, चाइना वांट्स टू बिल्ड एन आर्मी विद इन अमेरिका। लेकिन ये बहुत तशवीशनाक बात है। और मैं हैरान हुए जब 60 मिनट्स जो कि उनका प्रोग्राम है यहाँ पे चैनल हमारा है 60 मिनट्स, उन्होंने बताया है कि पास से चाइनीज 3000 बंदा, साथ एक बंदा बैठा था जिसकी लैंड के ऊपर से चाइनीज गुजरते हैं। उसने कहा 3000 चाइनीज पर वीक यहां से गुजर रहे हैं और सामने खड़े होते हैं बॉर्डर पेट्रोल वाले ज़ॉम्बीज बन के। बल्कि एक और बात मैं हैरान हो गया हूं कि उन बॉर्डर पेट्रोल वालों को चाइनीज जबान नहीं आती, तो उन्होंने मैंडरिन के अंदर रिकॉर्डिंग की है उनको गाइड करने के लिए। क्या थैंक यू सो मच, यू हैव कम टू द अमेरिका। गाइडिंग, ये गाइड उनको करते हैं, लगा के बताते हैं मैंडरिन। ये दिस इज व्हाट द स्टेट ऑफ अमेरिका इज राइट नाउ। मैंने जिस तरह आपको हमेशा अर्ज किया था कि ये बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं टू मेक अमेरिका वन पार्टी रूल, क्योंकि इनके ऊपर, इनके असाब के ऊपर छा चुका है चाइना। वो भी वन पार्टी रूल है। ये वन पार्टी रूल डेमोक्रेट्स बना के, लेकिन वो तरक्कियों पर है। वहां पे 9 दिन, वहां पे लोग 9 घंटे 6 दिन काम करते हैं, ये हफ्ते में 4 दिन काम करना चाहते हैं। वहां पे चाइना के अंदर भी आपको पता है स्टील सारी दुनिया में शॉर्ट क्यों हुआ था? क्योंकि उन्होंने ब्रिज बनाने शुरू कर दिए थे। मेरे ख्याल में इनका बस चलना है, इन्होंने यहां से ब्रिज उखाड़ उखाड़ के चाइना को बेचने आ गए। और यहाँ पे जो हालात इनके आगे चल रहे हैं, जिस तरह मैंने बताया था कि जिस तरह के यहाँ पे कांग्रेसमैन आगे आ रहे हैं, और इस वक्त जो सबसे बड़ी तशवीशनाक अमेरिकन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे चल रही है
कि बाइडेन तो असली कैंडिडेट नहीं है। उनकी मुसलसल ग्राफ नीचे जा रहा है। 37% अप्रूवल रेट है उनका इस वक्त। और इसके बाद होगा क्या? क्योंकि हु का आलम है, डेमोक्रेट पार्टी के अंदर खामोशी है इस वक्त, जो कि तशवीशनाक हद तक है कि उनको भी पता है कि असली कैंडिडेट बाइडेन इलेक्शन नहीं जीत सकता। आखिरी टाइम पर जाके तो ये पॉलिटिकल करप्शन है। क्योंकि कैंडिडेट मुकाबला ही नहीं करेगा, आखिरी दिन नजदीक जाके ये कैंडिडेसी किसी को न्यूसन को ले आएंगे या किसी मिशेल ओबामा को ले आएंगे। लोग उसका असली जो रिपब्लिकन कैंडिडेट हैं, जो कि यहाँ के पॉलिटिकल एक्सरसाइज होती है कि डिबेटिंग होती है, एक दूसरे के सारे गड़े मुर्दे उखाड़ के सामने रखे जाते हैं कौम के कि ये इसका माजी ये है। लेकिन ये कौम को बताने का मौका नहीं देंगे। यकलत ओबामा जो है वो सामने आएंगे, वो अपना नूरा कुश्ती करेंगे और उसमें फिर वो अगले 12 साल से तो मुल्क चला रहे हैं, 20 साल चलाएंगे। उसके बाद हो सकता है वो कीनिया चले जाए और अमेरिका कीनिया बन जाए, ये भी कोई पता नहीं। लेकिन चीमा साहब, इस वक्त कश्मीर का फैसला, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को आज हमारे मिलिट्री चीफ साहब गए हैं, उन्होंने दौरा किया है बर्फानी एरियाज का। हमारे काकड़ साहब ने भी एक बयान दिया है। क्या ये काफी है कश्मीर के लिए, ये जो आप कह रहे हैं? देखिए, मैं एक बात ये जरूर यहाँ कहना चाहूंगा, कश्मीर का मसला जरूर है, 1947 से जरूर है, लेकिन इसमें आप कितने सीरियस हैं इसको हल करने के लिए? और दूसरा, मैं इस पे क्लोजिंग पॉइंट ये देना चाहूंगा, भारत के साथ रिलेशनशिप, अपने पड़ोसियों के साथ रिलेशनशिप ठीक करना आपकी मजबूरी है, भारत की मजबूरी नहीं है। वो तो राइजिंग है, वो तो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी पे जा रहे हैं। आप कहां है? ट्रेड की तो आपको जरूरत है, 38% इन्फ्लेशन रेट तो आपका है। लोग खुदकुशियां भूख से यहां कर रहे हैं, उनके पास तो उनको जरूरत नहीं है इस चीज की। तो इसमें आप क्या पेशरफ्त करना चाहते हैं? आप किस तरह आगे मूविंग फॉरवर्ड किस तरह जा सकते हैं, किस तरह जाएंगे आप? आपने अपना मौकफ आपने उनके सामने रख दिया कि हम 370 के बगैर बात नहीं करेंगे, ठीक हो गया। लेकिन आप बंद गली में पहुंच चुके हैं। फिर हाउ विल यू मूव फॉरवर्ड विद इट? अच्छा, ठीक है, आज बयान बड़े सख्त फेंके गए हैं इस हवाले से कि भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहा है। ठीक है, मैं मानता हूं। अफगानिस्तान नहीं कर रहा है जो आज के आपके 9 सिपाहियों को मार के गए, वो नहीं कर रहा, आपके अंदर घुस के मार रहा। ईरान आपके अंदर घुस के नहीं मार रहे, उनके जैश और अदल वाले वो नहीं कर रहे। वो आप तो हर चीज से घिरे पड़े हैं। इन सारी चीजों से निकलेंगे कैसे? कैसे निकलेंगे? कोई आपके पास पॉलिसी, कोई आप प्लान आपने बनाया? इकोनॉमिक प्लान आपके पास कोई मौजूद है? क्योंकि इकोनॉमी के बगैर तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल डेफिनेटली। इकोनॉमी के बगैर जब आपने हर दूसरे साल आईएमएफ के तलबे चाटने हो, तो फिर वो तो उनकी मर्जी से आप चलेंगे ना। ये फिर आपके कहने से थोड़ी होगा कि वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। और मैं अफसोसनाक बात है कि कश्मीर का अगर बजट 14.16 बिलियन है और आप 3 बिलियन के लिए आप देखें तो सही ना, क्या क्या उल्टी कलाबाजियां लगाते हैं आप आईएमएफ के सामने। सोचने वाली बात। और फिर हर कर्जा आप रोल ओवर करा रहे हैं, हर कर्जा रोल ओवर। और मैं एक और बात यहां पे कहूंगा चीमा साहब, कि जी आपका जो जी। फॉरेन डेट है, आप देने के तो आप फॉरेन कर्जा तो देने के काबिल ही नहीं। तो फिर ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ फार्मूला कर लो, टीएलपी वाले। आया जो गौरी। नहीं, किस तरह दिया जाएगा कर्जा? ये मेरी समझ से बाहर। मैं जो देखता हूँ इसको, तार साहब, हमारे पास तो एक ही फार्मूला है जो कि पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है, तरला मेहनत माफी। तो वही हमने और क्या कहना तार साहब। नहीं चीमा साहब, मैं इसमें पंजाबी में कहते हैं थोक जो पकौड़े तलना, लेकिन ज्यादा अरसा नहीं हो सकता। 1-2 दफा तो शायद आप कर लें रोल ओवर। किस तरह रोल ओवर सारा कुछ करेंगे? मोहम्मद बिन सलमान वगैरह का पेट्रोल तो अब बिकना नहीं है, तो फिर वो कर्जे वापस, या तो कर्जे आगे से देने बंद कर देंगे, रोल ओवर बंद कर देंगे। वो कहता हूँ ना, बैंकरप्सी कल जो आपने देनी तो आज ही दे के जान छुड़ा के नए सिरे से वो काम शुरू करें आप। लेकिन देखना, कोई एक सिंगल प्रोडक्ट आपके जेहन में है इस वक्त? बल्कि मैं आज हैरान इस बात पे हूं चीमा साहब, आप मेच्योर डिसीजन भी नहीं लेते। मेच्योर डिसीजन लेने से मुराद ये है कि आप अपनी मजहबी पार्टियों की या चीजों के लिए इनको कंट्रोल क्यों नहीं करते? आज जो जलसे उन्होंने किए लंबे चौड़े, उससे सारी दुनिया को नजर आ रहा है। बल्कि मैंने एक वेस्टर्न चैनल के ऊपर देखा है, वो रेडिकलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहे थे, उनके जलसों की तादाद सामने रख के, जमात इस्लामी की, टीएलपी के जलसों की, और फिर वो अपने जो हमारे मौलवी साहब हैं अजहर साहब, उनके बच्चे की कैंपेन की सारी चीजें,
किसी वेस्टर्न मीडिया ने सारे सामने रख के देखी कि ये, और फिर उसके बाद एक मौलवी साहब का उन्होंने इंटरव्यू लिया, बल्कि उस इंटरव्यू में मौलवी साहब फरमा रहे थे कि देखें अफगानिस्तान की करेंसी पाकिस्तान की करेंसी से कितनी अच्छी हो चुकी है, हमें भी तालिबान बनना चाहिए। तो दैट इज व्हाट योर फ्यूचर इज, तालिबान। हालांकि मैं शर्मिंदगी है बात करते हुए, इमरान खान साहब आए थे, इमरान साहब का खान साहब का भी नाम यही बना था, तालिबान खान, तो जश्न मनाते थे, तारीफें करते थे। फिर 50 उनके बंदे जेलों से इन्होंने छोड़े थे, फिर उन लोगों को लाके रीसेटल करना चाहते थे। ये ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट भी वहां जाके अगर टीएलपी से मुतासर हो जाए, रिजवी साहब को फॉलो करेंगे, फिर जिस तरीके से हमारी पीर नहीं आई है तो हमने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। क्या इस्लाम के अंदर जायज है चीमा साहब? मेरे ख्याल में मैं मुझे आज तक कोई ये जवाब नहीं दे सका। ये शोबदाबाजी, काला जादू इस्लाम के अंदर ये जायज है कि मुझसे शादी करो तो वजीर आजम बन जाओगे? मुझे कोई ढूंढ के दे, मैं तो खुद ऐसी बीबी ढूंढना चाहता हूं जो मुझे बना दे। कोई मेरा मकसद वजीर शजीर ही बना दे, पीएम, चलो की बन है, तो कुछ समझ तार नहीं साहब पूरा, आता। अगर कोई लेना है तो पूरा पैकेज ले, तार साहब वजीर आजम का पैकेज ले लेते हैं, फिर वजीर तो छोटी चीज है ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। नहीं, कोई मेरा मतलब अगर छोटी उम्र की खातून होवे ਜਿਹੜੀ आंदी होवे कि मेरे को इतने ज्यादा जिन नहीं। देखिए मजे की आगे आपको बात बताना चौची मतलब, और जज बशीर साहब बीमार हुए हैं ना, और लौंडे लपाड़े क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी जिन्होंने बीमार किया है, जिन्होंने जी, जज बशीर साहब है जिन्होंने इनको खराब कर दिया। तो ना कि इमरान खान बचा लो अपना। अरे कुछ समझ नहीं यार, जिन्हें यार। वो इमरान खान की जो एक अभी मौजूदा सिस्टर इन लॉ हैं, उन्होंने इंटरव्यू दिया है। वो एक डॉक्टर साहब अमेरिका होते हैं, उनको चीमा इंटरव्यू में साहब, सुना है, उसको कहा है उन्होंने, हाँ, उन्होंने कहा है कि इमरान खान बड़े परेशान रहते थे शायद, तो मैंने कहा रूहानी इलाज के लिए मेरी बहन से मिला करें। yeah, तो वो रूहानी इलाज के लिए फिर मेरी बहन से मिलना शुरू हुए, और फिर वो मसला जो है वो शादी तक पहुंच गया। तो तार साहब ये रूहानी इलाज जो है, ये हमारे लीडर्स को ये रूहानी कितना को इलाज चाहिए, इतना शिद्दत आ जाती है रूहानी इलाज में कि शादी कर देते हैं, मतलब ये। और वो वैसे भी मैं देखे ना, मैं खुद को रूहानी ढूंढ रहा हूँ। इस तरह का अगर सिलसिला हो जाए तो मुझे बताइएगा जरूर। मैं रूहानी भी हो जाए तो सारा कुछ हो जाए तो मेरा मतलब की फर्क पैदा सरकार ਤੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਵੀ ਬਣ ਜੇ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਖਾਬੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਾਲ ਚੜ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ईरान, अफगानिस्तान, परेशान, हैरान। बस क्या बात। और ग्रेजुएट ऑक्सफोर्ड, हाँ, बड़ी गल। ये फिर पाकिस्तान में मुमकिन है चीमा साहब, दुनिया के किसी दूसरे मुल्क के अंदर ये मुमकिन नहीं है कि जहां आप बड़े, खातून से शादी करने से, बल्कि अब वो जो उनके हस्बैंड आए हैं उन्होंने तो कहा 8 साल की बच्ची आज भी रोती है। एक बच्चा उन्होंने कहा रीहैब में परेशान है, वो सुसाइडल हुआ पे है। उन्होंने अब पता नहीं, लेकिन उस वक्त तो वो रिजवान गोंदल को भी उन्होंने पनिश इन्होंने करवाया था, बशीर मेमन से भी मिलते थे जाके, और उनको कहते थे हमारी हुकूमत में तुम्हारी किस तरह जुर्रत हुई है। तो आज वो कहते हैं कि मेरा मकसद है कि मेरी तस्वीरें जो हैं वो बेडरूम से उतरवा दी थी खान साहब ने। आज वो ये कहते हैं। लेकिन चीमा साहब देखें, इस वक्त अगर देखा जाए तो नो क्लियर रोड मैप फॉर द फ्यूचर। आज मियां साहब की स्पीच का सबसे बड़ी मरी के अंदर उन्होंने जो सबसे बड़ा खिताब फरमाया, 2 लफ्ज उन्होंने कहे उसमें, मरी आई लव यू, यू लव मी, आई लव यू। ये सबसे बड़ा उनका फिक्र था आज। और दूसरी बात आई है जो पता चली है कि 3-4 चीजें जो खतरनाक था, ताकि मैं आपकी सियासत का जरा निकाब उतारना चाहता हूं थोड़ा सा। मियां साहब सुना है कि अगर 100 से सीटें ज्यादा मिले तो खुद वजीर आजम बनना चाहेंगे, अगर 80 के करीब सीटें मिले तो शहबाज शरीफ साहब होंगे, और उसके बाद उन्होंने शर्तें रख दी हैं कि बच्ची मेरी मरियम नवाज जो है वो चीफ मिनिस्टर बनेंगी। और उसके बाद खास कर मैं एक और बात बताना चाहूंगा, 2 किस्म के लोगों को उन्होंने निशाने पर रख लिया है। जो लोग शहबाज शरीफ के कैंप को सपोर्ट करते रहे उनको भी हराना चाहते हैं, उन्होंने ये भी फरमाइश दे दी। और जो लोग खाकान अब्बासी के कैंप में, उनको भी, चाहे अपनी पार्टी के लोग, कई अपने मुस्लिम लीग नून के लोगों को इनकी ख्वाहिश है कि उनको ना जीतने दिया जाए। आप खुद अंदाजा करें। और ये भी पता चल रहा है कि खाकान अब्बासी साहब अपनी एक नई पार्टी बना रहे हैं। जितने सारे जो मरियम नवाज के साथ जो लोग एग्री नहीं करेंगे वो सारे उस पार्टी को ज्वाइन करेंगे। तो ये इनका अपना ये फ्यूचर है। और दूसरा, मियां साहब चाहते हैं कि मेरे बाद मेरी वलीयत जो है इस मुगलिया तख्त के ऊपर जो है वो मेरी बच्ची बैठे, वो रजिया सुल्ताना बने आ गया।
और मियाँ साहब ने कहा कि वो आपने कहा ना आई लव यू, उसने कहा यू लव मी, तो मियाँ साहब ने आज कहा इफ यू लव मी आई लव यू टू, आई लव, ठीक। इफ यू लव मी। पता ठीक नहीं है ना मियाँ जी। साहब सियासी जलसे में गए थे या किसी डेट पर गए थे मरी, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। आज शुक्र है गुची की उन्होंने टोपी नहीं पहनी हुई थी उन्होंने, तो वैसे मफलर उन्होंने बड़े बर्बरी के और महंगे शहंगे लेते हैं, वो तो पता चल रहा है सारा कुछ। डॉक्टर साहब वो देखिए ना, कई लोग वैसे कहते हैं कि लीडरशिप का ड्रेस इस तरह का होना चाहिए कि वो अवाम के साथ कनेक्ट करे। ठीक। इधर लीडरशिप जो है वो आप भी अगले दिन कह रहे थे फर के कोट पहने हैं और ये और वो, और अवाम थले कैंची चपला दे जनाब पैड़े बुरे लाल। 20,000 25,000 चीमा साहब, मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहूंगा, मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं, उन्हीं लॉ स्कूलों से महात्मा गांधी पढ़े थे, उन्हीं लॉ स्कूलों से जिन्ना पढ़े थे, उन्हीं लॉ स्कूलों से नेहरू पढ़ा था, उन्हीं लॉ स्कूलों से हमारे अगली ये पौध भी ये सारी पढ़ के आ रही। मैं क्वेश्चन करूंगा, गांधी साहब ने कपड़े क्यों उतार के वो पहन लिए थे दूसरे? मेरा क्वेश्चन, आपने कभी देखा कि नरेंद्र मोदी ने गुची की टोपी पहनी है उसने? आपने कभी देखा नेहरू की मुझे दिखाया, नेहरू के सूट कपड़े दिखाए मुझे, उसमें किस तरह क्या हालत थी? नेहरू बहुत एक अमीर फैमिली से था वो। चीमा साहब, मैं आज पाकिस्तान अगर जाऊं सियासत करने, मेरी शक्ल बिल्कुल होनी चाहिए जिस तरह वो आपका आम पार्टी का बंदा, मफलर होनी चाहिए, कैंची चप्पल होनी, और 2 बटन मैं जानबूझ के तोड़ दूं अपने गिरेबान के, क्योंकि मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। चीमा लेकिन वो साहब फिर नहीं, चीमा साहब मैं अर्ज करना चाहूं, निगरान हुकूमत है, निगरान काकड़ साहब का कोई पोर्टफोलियो ही नहीं, किसी किसी जगह से जीत कर नहीं आए वो। सूट टाइयां उनकी तरफ देखें, सूट टाइयां देखो। चलो चीमा जो साहब, किस्मत ही ऐसी है हमारी, फिर उसमें क्या डीएनए से किस्मत पे आ जाते हैं। मैं तो फिर इन चीजों पर क्योंकि जख्मी इंसान हूं, मैं तो यही कह सकता हूं कि हमारे जख्मों के ऊपर ये नमक छिड़कते हैं। ये सारे डुअल सिटीजन हैं, पाकिस्तान की असल बीमारी यही लोग हैं। चले कोई नहीं, फिर चीमा साहब जहां 76 साल गुजर गए हैं, 176 और साल से क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क। डॉक्टर साहब असल तो कंपटीशन तब होना है, बात तब होनी है जब 100 साल पे इंडिया ने अपनी अचीवमेंट्स गिनानी और हमने अपना कहना। डॉक्टर साहब आपने एक बात की कि इंडिया तरक्की कर रहा है, आजकल इंडिया के अंदर भी बहुत सारे जो स्ट्रेटजिस्ट थिंकर्स हैं, स्ट्रेटजिस्ट हैं, वो एक बात कर रहे हैं कि कैन इंडिया रियली ग्रो विदाउट द रीजन, कि रीजन के बगैर ग्रो कर सकते हैं। मालदीव्स के साथ अंदर एक कंपेन है एंड जिसको कहते हैं ना कि इंडिया को निकालो, बांग्लादेश की ऑपोजिशन कहती है इंडिया को निकालो, पाकिस्तान के साथ मसले, ये भी कई लोग सवाल करते हैं कि अगर इंडिया ने खित्ते में, अगर इंडिया दुनिया का चौधरी बनना चाहता है या तो इस खित्ते से थोड़ा बाहर का चौधरी बनना चाहता है, तो देन अपनी घर में तो अपने आप को मनवाना है, जैसे अमेरिका ने तार साहब मनवाया है। वो आप अक्सर बात करते, आप कनाडा की भी बात करते हैं, आप साउथ अमेरिका की भी बात करते हैं, वो कौन सी ट्रीटी है जो साउथ अमेरिका के साथ थी इनकी। सो द पॉइंट इज कि ये जो क्वेश्चन है, कैन इंडिया रियली ग्रो विदाउट द रीजन, ये क्वेश्चन है, इसको आप देखते हैं। आपने क्योंकि थोड़ी देर पहले कहा था कि इंडिया तो आगे निकल गया, आप पीछे रह गए हैं, तो मैं इस सेंस में कह रहा था कि खित्ते को भी तो साथ लेके चलना पड़ता है। उसमें चीमा साहब 2 चीजें जो इस वक्त आपके साउथ एशिया के इश्यूज चल रहे हैं, 2 दुनिया की ताकतें जो है उस एक ही खिते के अंदर है, इंडिया और चाइना साथ साथ। ये पहली दफा होगा कि जो 2 ताकतें हैं जिनके बॉर्डर भी मिलते हैं एक दूसरे के साथ, वो आमने सामने। अब मैं उसके इश्यूज मैं छोटा बताना चाहूंगा। मालदीव से उन्होंने कहा जी कि आप निकले यहां से, ठीक हो गया, मौजूद साहब ने कह दिया। एक तो ये बताना चाहूंगा कि वो माली के अंदर उन्होंने अपना इलेक्शन हार चुकी है उनकी पार्टी, एक। दूसरा, उन्होंने आज जिस तकरीब के अंदर उन्होंने कहा है कि जी इंडिया पुल आउट कर रहा है, वहां 80 उनके नंबर थे, बैठे सिर्फ 24 लोग थे उनके साथ। मोइजू साहब के सामने सिर्फ 24 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे थे, जहां उन्होंने ऐलान किया है कि 10 मार्च को पहली खेप निकल जाएगी और दूसरी खेप जो है वो 10 मई को निकलेगी। लेकिन चीमा साहब बस उसमें मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त डिफिकल्टीज भारत क्या सेव कर रहा है, वो पाकिस्तान नहीं है, चाइना है। मालदीव के अंदर भी चाइना पैसा फेंक रहा है, नेपाल के अंदर भी चाइना पैसा फेंक रहा है, भूटान आसपास, सारी गेम ही चाइना और इंडिया की है और पैसे की गेम है। उसमें करप्ट जो मेरे भाई हैं सारे, उनकी लॉटरियां निकली हैं, उनकी प्रॉपर्टियां लंदन और दुबई में बन रही हैं मुसलसल। लेकिन ये कि भारत का मसला चाइना है इस वक्त, और वो देर स्ट्रॉन्ग। आप मुझे मैं अच्छा आप कह रहे हैं कंट्रीज की बात, बांग्लादेश उनके साथ है, बांग्लादेश को पैसे देते हैं। मालदीव के साथ भी आर्मी निकल रही है लेकिन सिविलियन उनको रिप्लेस कर रहे हैं।
और दूसरा ये महीने डेढ़ की बात है, उस दोबारा इंडिया का बंदा आएगा वहां पे, क्योंकि वहां पे खासकर कैपिटल के अंदर जो उनका मेयर का इलेक्शन था उसमें तो इंडिया का बंदा इलेक्शन जीत चुका है। और दूसरा नेपाल भी उनके कंट्रोल में है, क्योंकि नेपाल इज अ लैंड लॉक, और वो अगर इनसे पेट्रोल ना जाए तो वैसे नेपाली फारग हो जाएंगे। और वैसे भी आपको पता है कि थोड़ा सा इन्होंने मसल फ्लेक्स किए थे, जो गोरखा आर्मी के अंदर उन्होंने कहा था हम नहीं जाएंगे, दे हैव गॉन बैक, दे हैव टेकन 2 स्टेप्स बैक, मैटर फैक्ट। लेकिन उसमें चीमा साहब ये बात आपकी बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं 100% एग्री करूंगा, रीजन के साथ आपको लेके चलना होगा। इस वक्त अगर देखा जाए, 2-4 चीजें मैं और मेंशन करना चाहूंगा चीमा साहब। भारत की जो आपकी मिडिल ईस्ट है उनके साथ रिलेशनशिप, जो नेवल एक्सरसाइज सऊदी अरेबिया के साथ वो कर रहे हैं वो देख लें, उनका रेड सी के अंदर उनकी प्रेजेंस को देख लें, और फिर दूसरा, और यूरोप जो है, क्योंकि उन्होंने टेक्नोक्रेट भेज दिए हैं अपने, डायस्पोरा नहीं है, टेक्नोक्रेट्स, डिफरेंस है। डायस्पोरा एक और चीज होती है, टेक्नोक्रेट और चीज होती है। दूसरी, मैं कल बात ये कर रहा था चीमा साहब, अमेरिका के अंदर अमेरिका को बनाने वाले कौन थे? हमारे जूश भाई थे। जूश भाई कौन थे? जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद सारी अपनी साइंटिफिक रिसर्च, सारी नॉलेज जर्मनी से लेकर आए थे। उन्होंने अमेरिका को अगले लेवल पर लेकर गए थे। वो तो एक पीरियड गुजर चुका है। अब दूसरा पीरियड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। उस पर ग्रिप किसकी होगी? आपको नजर आ रहा है। आपको मैंने बताया था 5 मिलियन कंप्यूटर प्रोग्रामर भारत में बैठे हैं। उसके बाद 1 लाख जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट बनाएंगे, दुनिया को वो चलाएंगे। तो उस पे उनकी ग्रिप है, फ्यूचर पे नजर है उनकी। तो चीमा साहब, दर हकीकत अमेरिका के अंदर ये भी, बल्कि आपने खुद अगले दिन इस पे एक ब्लॉग किया था कि क्या इंडियंस जूश लॉबी को रिप्लेस कर रही है? डेफिनेटली कर रही है। आगे पीछे ही होके करेंगे, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इजराइल जो है उनकी भी बहुत बड़ा बैकग्राउंड है यहाँ पे। जिस तरह मैं कर्ज करना चाहूंगा, टोनी बिल्कन साहब जूश, जैक सुल्वन जूश, और उसके बाद कैमला हैरिस के हस्बैंड जूश, और इस तरह, ये तो एक छोटी सी मिसालें दे रहा हूँ, आधे सेनेटर, आधे कांग्रेसमैन या खुद जूश हैं या उनकी बीवियां जूश हैं। तो लेकिन ये कि इन्फ्लुएंस इनका आगे पीछे ही होगा, लेकिन दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। भारत के इससे अंदाजा लगाएं कि 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रिपब्लिकन पार्टी के सामने खड़े हैं, बोथ ऑफ देम इंडियन निजात के। और दूसरा उनका आप देखें तो दे आर सेकंड टू नन। और हमें इससे सीखना चाहिए, हमें इससे सीखना चाहिए। हमारी गवर्नमेंटों को, हमारे जो डिसीजन करने वाले हैं, आज भी यू कैन स्टिल टेक अ स्टेप। आज भी कोशिश करें कि बच्चों को, अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है चीमा साहब, जो बच्चा अच्छी स्टेम सब्जेक्ट लेता है, इमिग्रेशन करा के फौरन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका चला जाता है। आपका आगा खान यूनिवर्सिटी से बच्चा पढ़ता है, फौरन यूएसएमएलई करके अमेरिका भाग जाता है। ये इस चीज को रोकना होगा। अब उन्होंने ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट किए हैं कि लोग, चाइना और भारत ने, कि यहां से बच्चे पढ़ के वापस जा रहे हैं, आपके लोग पढ़ के भाग रहे हैं। इस पे तवज्जो दें आप स्कॉलरशिप दें, J1 स्कॉलरशिप दें कि हम पढ़ाएंगे, लेकिन यू हैव टू कम बैक, यू हैव टू कम बैक टू सर्व पाकिस्तान। अब इस वक्त मैं अफसोस के साथ कहूंगा, तरक्की आप क्यों नहीं कर पा रहे? आपके अस्पतालों से भागे हुए डॉक्टर जो है सारे आपके आईजी बन जाते हैं। आपके इस्लामाबाद के आईजी इस वक्त इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, वो भी डॉक्टर है। पंजाब के इंस्पेक्टर जनरल जो है वो भी डॉक्टर है। क्या बात है भी, क्यों? डॉक्टर का क्या काम है आईजी पुलिस बनना? यही आपकी नाकामी का सीखने है। यही आपको जिस काम के लिए तालीम दी जाती है वो नहीं करते, आप करप्शन के लिए आगे ओहदे ले लेते हैं। आपके अंदर नेशनलिज्म नहीं है, करैक्टर साजी नहीं है, शराफत नहीं है, तो उस पैसे पहनते, पैसे पहनते। ताड़ साहब, वो भी बिल्कुल आपकी बात सही है कि पैसे नहीं पहनते रहे, लेकिन ताड़ साहब वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आपके अमेरिका के सऊदी अरब गए हुए हैं, सुना कुछ जंग शंग रखवाने गए हैं। वो ईरान पे स्ट्राइक्स तो कर दी हैं उन्होंने, लेकिन सुनने में आया कि वो गए हैं और कहते हैं कि अमन के लिए गए हैं। ताड़ साहब, एक इतनी दफ़ा अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ख़ित्ते में जाए और मामलात नॉर्मलाइज ना हो, तो फिर आपकी बात में बड़ा वजन होता है जब आप कहते हैं कि ये बोर हो गए हैं, आप कहते हैं कि इनकी कैपेसिटी नहीं है। इस पे थोड़ा कमेंट करें, ये जो ब्लिंकन साहब गए हुए हैं सऊदी अरब। चीमा साहब, ये इसमें तो कोई इस वक्त शक नहीं है कि इस वक्त अमेरिका चला रहे हैं ओबामा साहब। अर्ज ये करना चाहूंगा कि ओबामा साहब जब सऊदी अरेबिया जाते थे, उनको रियाज का मेयर रिसीव करता था। आप इससे अंदाजा लगा लें कि इस वक्त अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी क्या है। एमबीएस साहब जो है, इनको बिठा के अंदर सो जाते हैं खाना खा के, बाहर टोनी बिल्कन साहब बैठे होते हैं और वो अंदर सो जाते हैं। 4-4 घंटे उनको वेट कराता है, टू ह्यूमिलिएट है, टू प्लीज चाइना।
और दूसरा ये और अगर आपको पीएलए आपको अगर आपके वेस्ट बैंक का वो क्या नाम है उनका जो हमारे फ़लस्तीनियन बुजुर्ग हैं जो, अगर वो भी ना आपसे मिल के खुश हों, अगर वो भी आपसे खुश ना हों, अगर आप इज़राइल को आप $14 बिलियन आप जंग के लिए दें लेकिन आपकी बात ही ना सुने, $4 बिलियन साल का देते हो, तो आपकी बात ही ना सुने। मैं इस पे जो हमारे वर्माट के कांग्रेसमैन हैं, जो कि पहले प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी रह चुके हैं, उन्होंने अगले दिन कांग्रेस में स्पीच दी थी कि हम इतना पैसा इज़राइल को देते हैं, इज़राइल हैज़ टू लिसन टू अस, बट दे डोंट, बट दे डोंट। इज़राइल का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि बीबी नेतन्याहू कांग्रेस में स्पीच देने आए थे, ओबामा भाईजान जो कि इन लव विद ईरान एज अ प्रेसिडेंट वो कांग्रेस में ही नहीं आए थे, लेकिन उसने स्पीच अपनी दी थी आगे हाउस के अंदर। दिस इज कॉल्ड द स्ट्रेंथ, दिस इज कॉल्ड द स्ट्रेंथ। तो वो चीमा साहब आने वाले दिन बड़े अजीब से होंगे। आने वाले दिन एक तो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर बैलेट के ऊपर अथॉरिटेरियनिज्म, एस्टेब्लिशमेंट और डेमोक्रेसी है हर बैलेट के ऊपर। सियासी पार्टियां नहीं, इसमें सियासी पार्टियां ने क्या करना है, इस वक्त बैलेट के ऊपर ये चीजें चल रही। सबसे पहले तो कौम सारी दुनिया को डिसाइड ये करना होगा कि व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वर्किंग फॉर अस। इसने दो चार चीजों ने बड़ा सख्त डेंट डाला है जमहूरियत के ऊपर। सबसे पहला डेंट डाला है आपकी सोशल मीडिया ने, इंटरनेट ने, और दूसरा डेंट कोविड ने डाला है आपकी इकोनॉमीज को, और ये जंगें जो हैं उसी की बाय प्रोडक्ट्स हैं। और इस ये दो चार चीजें जो हैं, जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया था कि $34 ट्रिलियन का जो एक रोलिंग बॉल है, पता नहीं कब फटता है, क्या होता है इसका, लेकिन द यूनिवर्सल फ्यूचर इज इन द एट द स्टेक। अमेरिका इस वक्त लीड करने की सलाहियत नहीं रखता दुनिया की, ये भी एक इशू है दुनिया का, ये भी बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि रशिया, चाइना और भारत ये वैक्यूम को फिल करना चाहते हैं, क्योंकि वैक्यूम छोड़ा है ओबामा साहब ने, अमेरिका ने। अब वो कितने अरसे में फिल होता है, कैसे फिल होता है, कमिंग डेज विल टेल, कमिंग डेज विल टेल। बिल्कुल सही तार साहब, लेट्स सी कमिंग डेज में ये क्या चीजें होती एक हैं। बात, एक बल्कि चीज मैं खास कर जो चीमा साहब आपके देखने वालों को खास चीज एक कहना चाहता हूँ, आज सुबह मेरे नजर से गुजरा है जी कि वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अल सल्वाडोर यहाँ पे एक कंट्री है, वहां पे नईब नईब बुकले उनका नाम है, नईब बुकले। उसको कहते हैं ही इज द कूलेस्ट डिक्टेटर, कूलेस्ट डिक्टेटर। आज सुबह मुझे उनके थोड़ा सा प्रोफाइल पढ़ने का पता चला है, पैलेस्टीनियन डिसेंडेड। हिज ग्रैंडफादर वेंट टू सल्वाडोर और उनकी वहां पे टेक्सटाइल फैक्ट्री थी, और नईब बुकले साहब ने कहा कि मैं अपने फैमिली प्रोफेशन में नहीं जाऊंगा, मैं सियासत में जाऊंगा। ही इज सो मच पॉपुलर। 75,000 लोगों को उसने जेल में दिया जो जो ड्रग लॉर्ड और माफिया और गैंगस्टर थे। ही इज सो पॉपुलर अमंग देम। मैं समझता हूं कि ये भी जो पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं, इंटरनेशनल अफेयर में, दिस इज द लास्ट क्लोजिंग थिंग आई वांट टू टेल देम टू रीड अबाउट हिम एंड एंजॉय इट। That is something else to think about it when we're talking about democracy and talking about dictatorships and system of governments. बिल्कुल, बल्कि वो मुझे आपके लीडर ट्रम्प साहब की बात याद है। उनको किसी ने पूछा कि तुम डिक्टेटर तो नहीं बनोगे, उसने कहा एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट डे। तो तो मैं बॉर्डर बंद कर दूंगा और एंड देन ऑल दैट, लेट्स सी हाउ Massive थिंग्स deportation, massive deportation, and it's very well needed. Matter of fact, the respect of law has to be, वो कहते हैं कि come from the front door, don't come from the back door. बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच तार साहब, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। बहुत शुक्रिया आपका।